बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फैक्टर ट्री क्या होता है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होती है। प्राइम नंबर, तो बच्चों प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड एक होता है, जिनका गुणनखंड एक होता है या तो फिर स्वयं होती हैं, यानी वो संख्या या तो एक से कटेगी या तो फिर खुद से कटेगी। तो ऐसी संख्याएं जो या तो एक से कटें या खुद से कटें, ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, तो 2 ऐसी संख्या है जो कि एक से कटेगी या तो खुद से कटेगी और और किसी संख्या से ये नहीं कटेगी। 3 ये अभाज्य संख्या है। 5 ये एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। 7 ये एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। फिर 11, 13, 17 इस टाइप की जो संख्याएं हैं ये प्राइम नंबर हैं, यानी ये संख्याएं या तो स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेंगे। फिर दूसरा है बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जो कि स्वयं और एक से कटने के अलावा भी किसी और संख्या से कट सकती हैं, यानी उनका गुणनखंड स्वयं हो, वो खुद अपनी गुणनखंड हो, एक हो, और साथ ही साथ वो अन्य भी संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो उनके गुणनखंड होंगे। जैसे हमने लिखा 4, तो 4 का गुणनखंड हो गया 1, 2 और 4 खुद। फिर हमने कहा 6, तो 6 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 3 से कट सकता है 6 और 6। तो ये जो संख्याएं 4, 6, 8 ये सब जो है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये भाज्य संख्याएं हैं। फिर आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है बच्चों। तो ये कहता है कि किसी भी नंबर x को आप किसी भी नंबर x का मतलब यहाँ पे x जो है ये भाज्य संख्या है, तो किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम क्रम का ख्याल न रखें, यानी गुणनखंड के क्रम का ख्याल न रखें, तो ये गुणनखंड यूनिक होता है। यानी x अगर कोई भाज्य संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो गुणनखंड होंगे ये यूनिक होंगे। यूनिक होने का मतलब इनके सिवा और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा। हाँ, इसने एक कंडीशन लगाई हुई है कि ऑर्डर का ख्याल अगर आप न रखें, यानी अगर हम इसको इंटरचेंज ना करें, अदला बदली ना करें, तो ये गुणनखंड यूनिक होगा, यानी इसके अलावा और कोई गुणनखंड इस x का नहीं मिलेगा। तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, और ये गुणनखंड अगर ऑर्डर का ख्याल न रखा जाए, क्रम का ख्याल न रखा जाए, तो ये गुणनखंड यूनिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा 6, तो 6 को हम लोग 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 चूँकि भाज्य संख्या है तो 6 को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 3। और इसके अलावा 6 को अन्य किसी प्रकार से अभाज्य संख्या को गुणनखंड के तौर पे नहीं लिखा जा सकता। हाँ, अगर क्रम बदल देंगे, क्रम का ख्याल अगर हम न रखें तो ये यूनिक होता है, लेकिन अगर क्रम का ख्याल न रखें
क्रम किस क्रम में आ रहा है, क्रम का ख्याल न रखें तो ये यूनिक नहीं होगा। जैसे हमने एक गुणनखंड ये हो गया और दूसरा गुणनखंड हो गया 3 × 2, यहाँ पे हमने क्रम को पलट दिया और हम इसको दूसरा गुणनखंड मान रहे हैं। तो अगर हम इस क्रम का ख्याल न रखें तो ये यूनिक होगा, लेकिन अगर क्रम का ख्याल रखेंगे, ये 2 × 3 है, ये 3 × 2 है, क्रम का ख्याल रखेंगे तो ये हम कहेंगे दो गुणनखंड हैं इसके। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर हम क्रम का ख्याल न रखें तो उस दशा में ये गुणनखंड यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। अब जैसे हम और कोई ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 8, 12 ले लिया, तो 12 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो आपको ये 2 हुआ, फिर ये 6, 2, 3, 3, 1, तो 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3, इस तरह से होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे आपको बता दूं कि मान लो कि हमारे पास कोई x कोई भाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड को आरोही क्रम में हमने लगाया हुआ है, आरोही क्रम में अभाज्य गुणनखंड को हमने आरोही क्रम में रखा हुआ है, यानी हमने ऐसे लिखा हुआ है P1 × P2 × P3 × P4 × P5 एंड सो ऑन। ये आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो कहता है कि ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स हैं और बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो यहाँ पे ये शर्त होगी कि जो P2 होगा वो P1 से बड़ा या बराबर होगा, P3 जो होगा वो P2 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, P4 जो होगा वो P3 से बड़ा या बराबर होगा, P5 जो होगा वो P4 से बड़ा या बराबर होगा। तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हम जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि ऑर्डर का ख्याल रखा गया है, ये आरोही क्रम में सब लगे हुए हैं, तो ये यूनिक है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब इसके अलावा इस टाइप का कोई अन्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा, x का कोई अन्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपका बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अब हम आगे बात करेंगे फैक्टर ट्री की। तो बच्चों फैक्टर ट्री क्या होता है? जैसे मान लो कोई संख्या है x, इसका हमें फैक्टर ट्री बनाना है। तो हम इस संख्या को जिसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे मान लो इसके प्राइम फैक्टर हैं P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। तो इसके प्राइम फैक्टर P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन हैं, और ये मान लीजिए कि ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी P2 P1 से बड़ा है या उसके बराबर है, P3 P2 से बड़ा है या उसके बराबर है, P4 P3 से बड़ा या बराबर है। तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x नंबर है। अब हमने यहाँ लिख दिया, ये बॉक्स बनाया और इसमें लिखा हमने P1, इसमें हमने लिखा P1, और P1 को x से डिवाइड कर देंगे। चूँकि x का गुणनखंड P1 है तो P1 से x को हम डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो मान लीजिए y है, यानी P1 × y बराबर होगा x। अब दूसरा गुणनखंड है बच्चों P2, तो y को फिर हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिख दिया हमने P2 से y को डिवाइड किया, मान लो हमें मिला z। इसका मतलब हुआ कि P2 और z का गुणनफल y के बराबर होगा। फिर आपने
Z में हमने P3 का भाग दिया, तीसरा वाला जो था P3, और मान लीजिए जो भागफल आया वो W आया, तो इधर हम भागफल लिख देंगे W, यानी P3 इंटू W होगा वो Z के बराबर होगा। इस तरह से ऐसी जो चीज़ें हम बनाते चले जाएंगे, फिर W को तोड़ेंगे, ऐसे करते हुए हम ट्री बनाते चले जाएंगे, और इस ट्री को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो हमने 24 का फैक्टर ट्री बनाना है, तो 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 को हमने लिखा 2, ये हो गया 12, ये हो गया 6, 2 से डिवाइड किया, तो फिर इसको 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब जो है इसका फैक्टर ट्री बनाना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये ऐसे बॉक्स में इसको रखा हमने, ये ऐसे ले गए, ये आपने पहला प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखा, वो है 2, ये पहला वाला। फिर 2 से 24 ने डिवाइड किया तो आया आपके पास 12, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 12। फिर आप दूसरा वाला प्राइम फैक्टर उठाइए, यहाँ पे लिखिए इसको, फिर 2, अब इसको 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 6। फिर आप 6 को, ये तीसरा वाला उठा लेंगे, 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ आएगा 3, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए अब इसके बाद आपको ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फैक्टर ट्री होता है।